चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। आज चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। मूर्तिकला, चित्रकला और अन्य कला शैलियाँ, स्कल्पचर्स, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। पीड 365 कल्चर चल रहा है ना। पहला आर्टिकल क्या है? शास्त्रीय भाषा। सुर्खियों में क्यों था शास्त्रीय भाषा? पहले तो ये समझिए कि अगर चर्चाओं में क्यों था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली और प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। किसको किसको? अब ये पता होना चाहिए कम से कम। मराठी कहाँ की बात है? महाराष्ट्र की। पाली और प्राकृत चर्चा में बहुत रहता है, आपको पता ही होगा। जब आप बौद्ध पढ़ते हैं, जैन पढ़ते हैं, तो ये आपको दिखता होगा। असमिया असम का, बंगाली पश्चिम बंगाल। क्यों? शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है ना। ये किसने दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ये थोड़ा सुर्खियों में रहने के कारण। अब देखते हैं शास्त्रीय भाषा के बारे में। अगर इतनी बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को शास्त्रीय भाषा के बारे में सोचना पड़ रहा है, तो कुछ तो उसकी खासियत होगी, नहीं तो ऐसा काम चल जाता। देखिए क्या है। भारत सरकार ने पहली बार 2004 में भाषाओं की एक नई श्रेणी शास्त्रीय भाषाएं शुरुआत की थी। कब? 2004 में। एक पॉइंट ये क्लियर। शास्त्रीय भाषा दर्जा देने हेतु प्रस्तावित भाषाओं की पात्रता की जांच करने के लिए 2004 में संस्कृति मंत्रालय ने साहित्य अकादमी के तहत भाषाई विशेषज्ञ समिति का गठन किया। ऐसा नहीं कि कोई बैठा, दो लोग बैठे कि जल्दी जल्दी अपने से ही बता दिया कि नहीं इसको जो शास्त्रीय भाषा दर्जा देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है। कौन है? भाषाई विशेषज्ञ समिति होती है। किसके तहत होती है? साहित्य अकादमी, जो किसके अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्रालय नहीं, ध्यान रखिएगा। इससे पहले 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, जिसको आपको पता भी होगा, और नहीं पता होगा तो पता कर लीजिएगा बात। देखिए ये भी आपको याद रखना है कि ऑर्डर कब कौन मिला है। जैसे अभी कहें तमिल 2004 में मिला है शास्त्रीय भाषा दर्जा। संस्कृत 2005 में, मतलब कि तमिल सबसे पहले मिला 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ 2008 में, मतलब एक साल, 2004, उसके बाद एक साल बाद 5, उसके बाद 3 साल बाद 8, उसके बाद मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। आपको कई चीज़ दिख रहा होगा। हिंदी कहीं दिख ही नहीं रहा है, उर्दू कहीं दिख ही नहीं रहा है, इंग्लिश कहीं दिख ही नहीं रहा ना। जब ऑप्शन में आएगा तो वो सब आएगा, तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे सोचा बिना हिंदी नहीं रहे, कैसा आपको लगेगा कि उर्दू नहीं है। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन है जो कि कम कम मिला है। ये क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले इतना पता तमिल मिला था, सबसे पहले तमिल, उसके बाद क्या था? संस्कृत आता है ना। तमिल बाद संस्कृत, उसके बाद तेलुगु और कन्नड़ है। तेलुगु और कन्नड़ को एक साथ मिला के ऑर्डर सेट करने का जाता है कि आता है। ये भी ध्यान रखिएगा। कभी ऑर्डर सेट करने के लिए आएगा, कभी कभी पहचानने के लिए आएगा कौन किसी, उसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मलयालम 2013 और उड़िया 2014, उड़िया भी है 2014 में। उसके बाद कौन कौन से थे, अभी ऊपर कौन कौन से चर्चा हुए, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या क्या किसी से बात हुई थी? मराठी की बात हुई है, प्राकृत और पाली और प्राकृत की बात हुई है, असमिया की बात हुई है, बंगाली की बात हुई है ना। बंगाली है एक असमिया है। ये भी आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखेंगे। अब देखिए कि ये सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ही कि पॉलिटी में जो भाषाओं की बात होती है तो शास्त्रीय भाषाएं वहाँ पर हैं 8वीं अनुसूची में। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए के मानदंड को 2024 में भाषाई विशेषज्ञ समिति ने फिर से संशोधित किया है। किसने? 2024 में भाषाई विशेषज्ञ समिति ने। अब सवाल ये है कि 2024 में संशोधन क्या हुआ है। देखिए, मौलिक साहित्यिक परंपरा, एक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए उसकी, सभी मानदंडों को 2005 के संशोधित मानदंडों से हटा दिया गया। क्या क्या? फिर देखिए, मौलिक साहित्यिक परंपरा संबंधी मानदंडों को 2005 के संशोधित मानदंडों से हटा दिया गया है। समिति के अनुसार मौलिक साहित्यिक परंपरा को साबित करने या अस्वीकार करना बहुत मुश्किल है। मतलब कि अब ये चीज़ जो है हटा दिया गया है कि मौलिक साहित्यिक परंपरा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी प्राचीन भाषाएं एक दूसरे से क्या रही हैं? प्रभावित रही हैं। कथन और कारण क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दें
और उसके बाद कारण के रूप में देते हैं क्योंकि ये सभी प्राचीन भाषा एक दूसरे से प्रभावित रही है। एक चीज ये, शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लाभ, अगर शास्त्रीय भाषा किसी भाषा को मिलता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, तो उसके फायदा क्या क्या है, उसके लाभ क्या क्या है, ये चीज देखिएगा। शास्त्रीय भाषा के विद्वानों को प्रत्येक वर्ष 2 प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं। देख रहे हैं ना, शास्त्रीय भाषा के विद्वानों को प्रत्येक वर्ष 2 प्रमुख पुरस्कार दिए जाते हैं। अध्ययन के लिए समर्पित केंद्र और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा भाषा पीठ स्थापित किए जाते हैं। कहाँ पर? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा भाषा पीठ। ये 2 फायदे होते हैं। एक चीज ये, उसके बाद है किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के लिए मानदंड। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के लिए मानदंड। ये मानदंड कौन कौन से हैं देखिए, संबंधित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ अति प्राचीन होने चाहिए। प्रारंभिक ग्रंथ अति प्राचीन, वास्तव में उस भाषा का 1500 से 2000 वर्षों का अभिलेखित इतिहास होना चाहिए। कितना? 1500 से 2000। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पता रहना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, जब आपको विकल्प मिलेगा तो नहीं, लाइन मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ था, इतना डिटेल कौन पढ़ेगा। ध्यान रखिए, संबंधित भाषा का अपना प्राचीन इतिहास, ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए। साथ ही उस भाषा को बोलने वाली कई पीढ़ियां इन प्राचीन साहित्य ग्रंथों को अपनी विरासत मानती हो। कविता, अभिलेख और शिलालेख, तीनों चीज, कविता, अभिलेख और शिलालेख साक्ष्य के अलावा संबंधित भाषा के अपने ज्ञान ग्रंथ, विशेष रूप से गद्य ग्रंथ भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि ज्ञान ग्रंथ और गद्य ग्रंथ भी जरूर होने चाहिए। शास्त्रीय भाषाएं और उनके साहित्य, शास्त्रीय भाषाएं और इनके साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि मूल भाषा साहित्य अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप वाले हो सकते हैं। ये तो है कुछ जो है मानदंड, कि किस मानदंड से जो है किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं नई शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। जो नई शास्त्रीय भाषाओं की चर्चा हो रही है उनके बारे में 2-4 पॉइंट देख लीजिए। प्राकृत, पहले कौन सी बात है? भाषा है प्राकृत। यह इंडो आर्यन, भारोपीय, भारतीय और यूरोपीय है ना, इंडो आर्यन भाषाओं का निकटता से संबंधित एक समूह है। ठीक है, दरअसल प्राचीन भारत में संस्कृत अभिजात वर्ग की बोलचाल और साहित्यिक कृतियों तक सीमित थी। वहीं प्राकृत आमजन की भाषा थी। कौन? पाली। प्राकृत वास्तव में क्षेत्रीय भाषा उप प्रकारों को दर्शाती है। बौद्ध साहित्य, अभी मैंने आपको शुरू में ही चर्चा किया, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह प्राकृत भाषा का एक रूप है। कौन? पाली भाषा। प्राकृत भाषा का ये क्या है? रूप है, जिसमें कि बौद्ध साहित्य लिखे गए। उसके बाद क्या है? गुप्त काल। अभी गुप्त काल से पहले के शिलालेख, विशेषकर अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं। किसके शिलालेख? अशोक के। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ये सब थोड़ा ऐतिहासिक पॉइंट भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुप्त शासकों के समय तक प्राकृत भाषा का मानकीकरण हो गया था। क्या हो गया था? प्राकृत भाषा का मानकीकरण हो गया था और इसने अपनी स्थानीय विशेषता खो दी थी। क्या कह रहे हैं? कब? किसके समय तक? गुप्त शासकों के समय तक प्राकृत भाषा क्या हो गया था? मानकीकरण हो गया था। अब उसके बाद क्या था? पाली। एक तो प्राकृत भाषा हो गई, अब एक आता है पाली। पाली के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या पॉइंट है। प्राकृत, पारंपरिक रूप से इसकी पहचान मागधी प्राकृत से की गई है। किससे? मागधी। धम्मपद जैसी प्रसिद्ध बौद्ध रचनाएं, दार्शनिक रचनाएं और जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं। मतलब पाली, प्राकृत दोनों हैं। पाली को थेरवाद बौद्ध संप्रदाय की भाषा के रूप में जाना। किसके? थेरवाद संप्रदाय। ये पॉइंट ध्यान रखिए, थेरवाद बौद्ध संप्रदाय। बौद्ध संप्रदाय, आपने थेरवाद नाम सुना होगा। बौद्ध पाली ग्रंथ 3 सामान्य भागों या 3 पिटारी में विभाजित हैं। बौद्ध पाली ग्रंथ 3 सामान्य भागों या 3 पिटारी में विभाजित हैं। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें शामिल कौन कौन से हैं? अब देखिए, त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है ये मैटर करेगा। कौन कौन सा? एक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर चर्चा में है पाली भाषा तो इन ग्रंथों के बारे में चर्चा हो सकती है। जैसे विनय पिटक,
विनय पिटक क्या है, मतलब है अनुशासन ग्रंथ। यह बौद्ध संघ और मठ के नियमों या अनुशासन से संबंधित ग्रंथ है। कौन सा, विनय पिटक। एक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक मतलब उपदेश ग्रंथ, मतलब सुत्त, ऐसा लग रहा है सुत्त टाइप का, लेकिन ये सोने वाला टाइप थोड़ा लग रहा है। ये है उपदेश देने के लिए, मतलब उपदेश ग्रंथ। यह सबसे बड़ा त्रिपिटक है। कौन सा, सुत्त पिटक। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश और कुछ धार्मिक कविताएं शामिल हैं। क्या क्या, भगवान बुद्ध के उपदेश और कुछ धार्मिक कविताएं शामिल हैं। अभिधम्म पिटक एक है। कौन सा है, अभिधम्म पिटक। यह बौद्ध धर्म के दर्शन का संग्रह है। कौन सा संग्रह है, बौद्ध धर्म के। एक देखिए, अभिधम्म पिटक जब आए तो दर्शन का संग्रह है, सुत्त पिटक जब आए तो ये क्या है, उपदेश का संग्रह है, और जब विनय पिटक आए तो अनुशासन ग्रंथ, जिसमें कि नियमों अनुशासन से संबंधित बात है। इसकी प्रमुख शब्दावलियां हैं, जैसे चित्त, चेतना, चेतसिक या चित्त या चेतन संबंधी, रूप मतलब भौतिक, और निब्बान मतलब अंतिम मुक्ति। ये कुछ रहे आपको जो है किस संबंधित, ये रहे आपके पाली भाषा से संबंधित। उसके बाद क्या है, मराठी भाषा। अब मराठी भाषा के बारे में जरा देखिए कुछ पॉइंट, कि मराठी इंडो आर्यन भाषा, ये भी जो है भारोपी भाषा है। आधुनिक मराठी का उद्भव महाराष्ट्रीय प्राकृत से हुआ है, जो पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी। मतलब ये भी प्राकृत भाषा से रिलेट कर रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत सातवाहनों की राज की भाषा थी। किसकी भाषा थी, सातवाहनों की राज की भाषा थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, नहीं हो गया, कि सातवाहन से संबंधित है ये। अब अगर आपको मन करे, टाइम मिले, तो कहीं जा करके सातवाहन को पढ़ लीजिए, या सातवाहन जो पढ़े उनको जो एक बार क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि सातवाहन से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। आधुनिक मराठी का सबसे प्रारंभिक प्रमाण सतारा के एक ताम्र पट्टिका शिलालेख में पाया गया है, जो 739 ईस्वी का है। ठीक है, बंगाली और असमिया नाम सुने, तो नाम सुने क्या, मतलब अभी चर्चा में था। देखिए इसके बारे में, इन दोनों भाषाओं की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुआ। मागधी प्राकृत पूर्वी भारत में लोकप्रिय भाषा थी। कहाँ पर, पूर्वी भारत में। मागधी मगध दरबार की राजकीय भाषा थी। किसकी भाषा थी, मगध दरबार की। ये तो रहा कुछ जो है अब भाषा के बारे में। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट क्या है, किस पे है। ये है प्राकृत भाषा के अन्य रूप। प्राकृत भाषा के अन्य रूप कौन कौन से हैं। अर्ध मागधी प्राकृत ये क्या है, यह प्राचीन मगध साम्राज्य, सुना होगा मगध के बारे में आपने बहुत सुना होगा, महाजनपद में आता है ना, कि आधुनिक बिहार जो है, और मौर्य साम्राज्य में बोली जाती थी। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म मगध में हुआ था। सबसे प्रारंभिक जैन ग्रंथ अर्ध मागधी में लिखे गए थे। ठीक है, एक आता है शौर सैनी प्राकृत। कौन सा, शौर सैनी प्राकृत। ये देखिए क्या है, मूल रूप से आधुनिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। कहाँ बोलते हैं, आधुनिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। शौर सैनी भाषा विशेष रूप से महिलाओं और समाज के हाशिए वाले तबके के सम्मानित लोगों द्वारा नाटक मंचन के दौरान बोली जाती थी। किस कब बोली जाती थी, नाटक मंचन के दौरान। ठीक है, महाराष्ट्री ये क्या है, एक हो गया शौर सैनी प्राकृत, एक हो महाराष्ट्री। यह उत्तर पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में बोली जाती थी। कहाँ पर बोली जाती थी, उत्तर पश्चिम दक्कन क्षेत्र। दक्कन से आप देख रहे होंगे, ज्योग्राफी इतनी पता होगी ना, छोटी मोटी बातें। महाराष्ट्रीय प्राकृत साहित्यिक भाषा थी, साहित्य में मतलब चलता था इसमें, जो विशेष रूप से गीतों की रचना के लिए क्या किए थे, उपयोग किए थे। गीत की रचना की बात हो रही है। अब क्या आता है कि शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम। अब कदम कौन से उठाएगी, एक कदम दो कदम ऐसे क्या नहीं, कुछ स्टेप लिए गए। कौन से स्टेप लिए गए देखते हैं इसमें। सबसे पहले कहता कि विशेष संस्थानों की स्थापना। अब इसके लिए कौन कौन से संस्थान के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे संस्कृत के लिए बात कर लें तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली वाला, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और तिरुपति आदि। आपने सुना भी होगा, एक पॉइंट जो अगर कहीं पर अगर न्यूज में पढ़ा तो पता होगा आपको। एक आता तेलुगु और कन्नड़ के लिए, एक तो संस्कृत के लिए था, तेलुगु और कन्नड़ के लिए कहाँ पर है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान से संबंधित भाषाओं के लिए 2011 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज स्थापित किए हैं। किसके लिए, CIIL। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए इसमें क्या है,
इसमें शास्त्रीय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। किसके साथ? शास्त्रीय भाषाओं के सहित, केवल शास्त्रीय भाषा नहीं। अगर ये स्टेटमेंट बने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केवल शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात हो रही है, ये तो गलत है। इसमें और भी भाषाओं का जो है शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान, यूजीसी जिसको आप बोलते हैं, इसमें क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में भारत की शास्त्रीय भाषाओं के लिए भाषा पीठ की स्थापना का समर्थन करता है। ठीक है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, ये क्या है? राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और ऑनलाइन प्रसार। क्लियर? अधिकतर भारतीय लिपियों का उपयोग लेखन के लिए किया गया है। 70% पांडुलिपियां संस्कृत भाषा में हैं। 70%, ध्यान रखिएगा, 70% पांडुलिपि संस्कृत भाषा में है। अन्य 30% पांडुलिपियां असमिया, बंगाली, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल आदि भाषाओं में लिखी गई हैं। तो यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा थोड़ा जो है ध्यान रखना है। ये रहा आपका पूरा पूरा आर्टिकल। अब एक चीज क्या आता है, ये है तोलू बम्मा लट्टा। ये क्या है? तोलू बम्मा लट्टा, पहले तो ये सुना है आपने, पहले तो ये दिमाग में सुना है, तोलू बम्मा, बम्मा नहीं बम्मा लट्टा, है ना, सुना है आपने। अब सुना कहाँ पर है ये ध्यान रखिएगा। आपने चर्चाओं में कहा, ये चर्चा किस लिए हुई थी? संगीत नाटक अकादमी तोलू बम्मा लुट्टा, तोलू बम्मा लट्टा पुतली की प्राचीन नाट्य प्रदर्शन परंपरा को पुनर्जीवित कर रही है। कौन? संगीत नाटक अकादमी। उल्लेखनीय है कि यह कला विलुप्त होने की कगार पर आ गई है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया है। कौन? तोलू बम्मा लट्टा। ठीक है, एक तो चलिए ये बात होगी तोलू बम्मा लट्टा के बारे में। अब चर्चा करते हैं इस, देखिए ये नृत्य है, ये आप देख तोलू बम्मा लट्टा, ये फिगर में देख लीजिए आप कि कैसे एक तरफ धनुष तीर है, एक तरफ ये धनुष तीर है, इधर ये अकेले खड़ा हुआ है, और ये मतलब रामायण से संबंधित है ना, कि जैसे मतलब किले की गए हैं और इसको मारने के लिए, ऐसा कुछ लग रहा है आपको, फिगर से आप कुछ अंदाजा लगा लेंगे। अब बात करते हैं कि तोलू बम्मा लट्टा के बारे में क्या क्या है। इसमें इसे चमड़े की बनी गुड़ियों के नृत्य के रूप में भी आना, किस रूप में? चमड़े की बने गुड़िया। एक चीज ये, इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में होता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। देखिए तोलू बम्मा लट्टा कहाँ पर ज़्यादा मतलब कि दिखाई देता है? आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए। तोलू बम्मा लट्टा कहाँ से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से, के गोदावरी क्षेत्र में समझ रहे होंगे। इन गुड़ियों को बकरी की खाल चमड़े से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? बकरी की खाल चमड़े से। इनके नृत्य का प्रदर्शन एक छोटी स्क्रीन जैसे रंगीन फोटोग्राफिक प्रदर्शिताओं पर किया जाता है। मुख्य स्क्रीन पात्र कौन होते हैं? जानवर, पक्षी, देवता और राक्षस। मुख्य विषय कौन कौन होता है? रामायण, महाभारत। एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए किसके बारे में? तोलू बम्मा लट्टा। अब ये तो इतनी बार बोल दी, याद होना चाहिए, नहीं याद बात ही लगे। इसके बाद देखा, देखिए भारत में पुतली कला के 4 प्रमुख प्रकार। भारतीय कठपुतली कला, सुना होगा नाम, कठपुतली सुना ही होगा, क्या है? जिन्हें निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है। देखिए थोड़ा सा कठपुतली के बारे में। सबसे पहले कौन सा? धागा कठपुतली। धागा कठपुतली, देखिए इसमें क्या है? धागा कठपुतली या कठपुतली में संयुक्त अंग होते हैं। इनके जोड़ युक्त अंग तथा धागों द्वारा संचालन इन्हें अत्यंत लचीला। धागा कठपुतली में धागा का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसी को कठपुतली भी बोलते हैं, ये तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए इन्हें कठपुतली का सबसे मुखर रूप कहा जाता है। क्षेत्र कहाँ कहाँ पर? धागा कठपुतली कहाँ कहाँ पर फेमस है? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। कहाँ कहाँ पर? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, उदाहरण की बात कर लें, तो उदाहरण क्या क्या है? कठपुतली कहाँ पर है? राजस्थान में। गोम्बे यट्टा, देखिए कठपुतली समझ में आ रहा है राजस्थान में है, लेकिन गोम्बे यट्टा ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कहाँ पर फेमस है? एक है बोम लट्टम। क्या है? बोम लट्टम। ये क्या है? एक छड़ और धागा पुतली का मिश्रण है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, बोम लट्टम। और एक कुनढेई। कुनढेई कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। कुनढेई कहाँ फेमस है? उड़ीसा में। कहाँ पाई जाती थी? तो ये रहे कुछ जो है धागा कठपुतली के बारे में। इसके बारे में मन करे आप 2-4 पॉइंट ध्यान रखिए कभी, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है।
एक है छाया कठपुतली। कौन सी? छाया। इसमें क्या है? छाया पुतलियां चपटी होती हैं, अधिकांशतः वे चमड़े से निर्मित होती हैं। उन्हें पारभासी बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। क्या करने के लिए? पारभासी बनाने के लिए क्या किया जाता है? संशोधित किया जाता है। ये रही छाया कठपुतली के बारे में। अच्छा, क्षेत्र कौन सा है? देख लीजिए, फिगर देख लीजिए आप जो है, यहाँ पर एक ये है, इधर धनुष तीर है, छाया कठपुतली टाइप का। तो आप एक पहचान रहेगा, कहाँ अगर कहीं पर कोई स्टेटमेंट बनता है तो थोड़ा सा याद रहे। क्षेत्र कौन सा? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। एग्जाम्पल तौर पे अगर आप देखना चाहें, एग्जाम्पल तौर पे कौन कौन है? एक है रावण छाया उड़ीसा में। तोगालुम्बेअट्टा, क्या नाम है? तोगालुगुम्बेअट्टा कहाँ पर है? कर्नाटक में। तोलू बोम्मलट्टा, अभी चर्चा ही हो रहा था, तोलू बोम्मलट्टा आंध्र प्रदेश में। ये रहा कुछ जो है छाया कठपुतली। अगर ये पूछे तोलू बोम्मलट्टा कौन सी टाइप का, तो छाया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा किस कैटेगरी में आता है, किस मतलब वर्गीकरण में आता है। एक आता है दस्ताना पुतली। कौन सा? दस्ताना पुतली। देखिए इस दस्ताना पुतली के बारे में कुछ, दस्ताना पुतली को भुजाकर या हथेली पुतली भी कहा जाता है। कौन सा? भुजाकर या हथेली पुतली भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में दस्ताना पुतली नाटक सामाजिक विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं, तो उड़ीसा में ये नाटक राधा कृष्ण की कहानियां पर आधारित होते हैं। एक पॉइंट ये। उसके बाद देखिए इसमें और भी कुछ है क्या? थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा सा है, इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा है। क्षेत्र में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल। देख रहे हैं, एक उत्तर साइड में उत्तर प्रदेश वाली बात हो रही है, बिहार नहीं है, बिहार झारखंड नहीं है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल। और एग्जाम्पल तो अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, पावाकुथु केरल का पारंपरिक दस्ताना पुतली नाटक है। कौन सा? पावाकुथु। ठीक है। उसके जस्ट बाद अभी एक छूटा हुआ था, ये देख लीजिए कि क्षण पुतली। कौन सा? छड़ पुतली। ये देखिए, ये छड़ टाइप की बना हुआ है, कैसे मतलब कि इतना अच्छा लगा देखना, खूबसूरत टाइप का। देखिए इसमें क्या है, छड़ पुतली वैसे तो दस्ताना पुतली का अगला चरण है, लेकिन यह उससे काफी बड़ी होती है तथा नीचे स्थित छड़ों पर आधारित रहती है और उसी से संचालित होती है। क्लियर बात? क्षेत्र कौन सा होता है? पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा। एग्जाम्पल तौर पर कौन है? पुतुल नाच और यमपुरी। यमपुरी बिहार है ना, ये पुतुल नाच और यमपुरी। एक कुछ पॉइंट ये हो गए। बाकी ये देख लीजिए, ये मैप है। मैप अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है, जैसे कठपुतली होगा राजस्थान, यमपुरी बिहार, पुतुल नाच असम, पुतुल नाच पश्चिम बंगाल, उसके बाद कुनाडेई, रावण छाया उड़ीसा, तोलू बोम्मलट्टम, पावाकुथु। मतलब ये आप देख लीजिए जो है एक इमेज टाइप का, कि ध्यान रहे हाँ कौन कौन सा मैपिंग में कहाँ कहाँ पर आपको जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा कुछ जो है सुर्खियों के बारे में बात कर लेते हैं, शायद उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। 2 पॉइंट है बचे ना, 3 4 पेज। अच्छा 4 पेज बचे हुए हैं, देख लेते हैं कितना टाइम हुआ, कवर कर लेते हैं जो कवर हो जाएगा, है ना। सुर्खियों में रहे चित्रकारियाँ देख लेते हैं। इसमें सुर्खियों में रहे चित्रकारियाँ, कौन कौन चित्रकारियाँ सुर्खियों में है। सबसे पहले कौन सा? सोहराई पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग है? सोहराई पेंटिंग। ये सोहराई पेंटिंग के बाद थोड़ा इसको चीज़ देख लेते हैं। मुख्य विशेषताएं कौन कौन से सोहराई पेंटिंग की, है ना। इसकी मुख्य विशेषताओं में पहला पॉइंट क्या है? यह मुख्य रूप से भित्ति चित्रकला का रूप है सोहराई पेंटिंग। इसमें मिट्टी की घरों की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, चित्र बनाने में प्राकृतिक रंग द्रव्य ब्रश के रूप में अक्सर टहनियों, चावल की भूसी या अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सोहराई पेंटिंग में जानवरों, पक्षियों और प्राकृतिक का चित्रण होता है। ये चित्र जनजातीय संस्कृति में कृषि जीवन शैली के प्रति श्रद्धा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग मिल चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। सोहराई खोवर पेंटिंग्स को क्या मिल चुका है? जीआई टैग्स। भौगोलिक संकेतक अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद देखिए एक पॉइंट क्या है इसी के बारे में, सांस्कृतिक भौगोलिक संदर्भ। ये क्या है? उत्पत्ति, यह कला झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रचलित है। सोहराई त्योहार के अवसर पर स्थानीय आदिवासी महिलाएं अपने मिट्टी के घरों की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाती हैं। एक बात ये, अब आता है क्या, फिगर आप देख लीजिए, मगर अगर आपको इमेज देखना हो, मातानी पछेड़ी चित्रकला। कौन सी? मातानी पछेड़ी है, इस नाम भी गजब का है। यह एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है। धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला। इस शैली की पेंटिंग के केंद्र में देवी चित्रित होती हैं। कौन होती हैं? देवी चित्रित होती हैं। इनके चारों ओर भक्तों, वनस्पतियों और जीवों का चित्र बनाया जाता है। इस पेंटिंग में मुख्य रूप से मैरून, काले, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है। चित्र बनाने के लिए बांस की छड़ी से बने कलम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करना, इधर देख लीजिए कुछ कि उत्पत्ति कहाँ पर हुई? तो गुजरात में। यह शैली कलमकारी शैली से प्रभावित है। मातानी पछेड़ी चित्रकला किससे प्रभावित है? कलमकारी शैली से। वाघरी समुदाय इन पछेड़ियों की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। मातानी पछेड़ी से आशा है देवी माँ की मूर्ति के पीछे। देवी माँ की मूर्ति के पीछे मातानी पछेड़ी। तो ये थोड़ा सा इसका मीनिंग भी पता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद एक है आपका, कौन सा है? कुमितपति शैल चित्रकला। क्या? कुमित्तीपति नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना। माना जाता है कि यह 3000 साल पुरानी है। कलाकारों ने आकृतियों को चित्रित करने के लिए प्राकृतिक गोंद के साथ साथ एक अकार्बनिक सफ़ेद रंग द्रव्य का भी उपयोग किया है। इन चित्रों में एक हाथी, थेर, एक रथ या कुछ विद्वानों के अनुसार मोर पक्षी और प्रारंभिक निवासियों के जीवन को चित्रित किया गया है। तमिलनाडु में अधिकांश शैल चित्र स्थल शैलाश्रयों पर पाए जाते हैं, लेकिन कुमित्तीपति में शैल चित्र एक गुफा के अंदर बनाए गए। किसमें? कुमित्तीपति में। पॉइंट ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु के अधिकांश शैल चित्र जो होते हैं स्थल शैलाश्रयों पर पाए जाते हैं, लेकिन कुमित्तीपति में शैल चित्र एक गुफा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब स्थिति देख लीजिए, कुमित्तीपति कहाँ पर? तमिलनाडु में है। इसमें थेर सुनिएगा, एक रथ या कुछ विद्वानों के अनुसार मोर पक्षी, एक रथ या मोर पक्षी, ध्यान रखिएगा, और प्रारंभिक निवासियों के जीवन को चित्रित किया गया है। ये रहा कुमित्तीपति शैली चित्रकला। अब एक आता है पॉइंट, कौन सा? ये है अब फिगर देखना, देख लीजिए कैसे जो है कुमित्तीपति शैल चित्रकला बना हुआ है। एक आता है केरल भित्ति चित्रकारी। कौन सा? केरल भित्ति चित्रकारी। उत्कृष्ट रेखा चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त है। वही अजंता भित्ति चित्रों पर रंग पर अधिक जोर दिया। किसमें? अजंता पर। अजंता इंपॉर्टेंट है, पता है आपको। हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों का चित्रण प्राप्त होता है। चित्रकांड में हिंदू महाकाव्यों के दृश्य चित्रित किए गए हैं। चरमोत्कर्ष काल 14वीं शताब्दी ईस्वी भित्ति चित्र वाले 150 से अधिक मंदिर। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ पर हुई? केरल में। देख लीजिए केरल भित्ति चित्रकला। 8वीं शताब्दी ईस्वी प्राचीनतम ज्ञान भित्ति चित्र तिरुनंदिकारा गुफा मंदिर में है। ये बात पता होगा आपको? नहीं पता होगा सर, ऐसी बात नहीं, मुझे इतना नहीं पता रहता, कोई बात नहीं। प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर? कुमारनल्लूर देवी मंदिर, गुरुवायूर, एट्टुमानूर, मट्टनचेरी पैलेस। सर क्या क्या नाम रखा गया। भक्ति आंदोलन और प्रकृति से प्रभावित। अच्छा, भक्ति आंदोलन से भी प्रभावित, ध्यान रखिएगा। केरल भित्ति चित्रकला भक्ति आंदोलन से भी प्रभावित है। एक चीज ये। अब थोड़ा सा अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। एक पेज ये है, एक पेज ये है, उसके बाद कंप्लीट है ना। देखते हैं, हो जाना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां कौन सा है? सबसे पहले आता है कुचिपुड़ी। पूड़ी नहीं, पुड़ी, कुचिपुड़ी। देखिए ऐसी फिगर देख लीजिए आप। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब ऐसी नृत्य कला है जिसको सीख लिया जिसने, बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा जिंदगी में। अब कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में देखिए। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी जैसे है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा।
पहले इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते थे, हालांकि अब पूरे भारत में महिला कुचिपुड़ी नृत्यांगना प्रमुखता प्राप्त कर रही है। मतलब कि अब जो है कि महिला और पुरुष दोनों है इसमें, ऐसा नहीं केवल पुरुष ही है। कुचिपुड़ी भी देख रही है, महिला तो दिख ही रही है आपको। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नृत्य की इस शैली को पैरों के तीव्र संचालन, पैर की बात हो रही है, जीवंत नेत्र भाव भंगिमाओं आदि के लिए जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की एक मुख्य विशेषता कौन सी है? तरंगम। अगर कहीं पर आपको देखिए तरंगम किससे संबंधित है तो ध्यान रखिए किस संबंधित है? कुचिपुड़ी से। इसके अंतर्गत कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर बैठकर क्या करते हैं? पैर रखकर नृत्य करते हैं। पीतल की थाली पर, कटे पैर न कटे वो तो जाने। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की दो शैलियां हैं, नृत्य नाटक तथा एकल नृत्य प्रस्तुति। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 17वीं शताब्दी में एक प्रतिभाशाली वैष्णव कवि तथा दृष्टा सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी। यक्षगान कर्नाटक की लोक नृत्य है। कहाँ की है? कर्नाटक की लोक नृत्य है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। कुचिपुड़ी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिय, मोहिनी अट्टम और मणिपुरी। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से एक आपको कौन सा है? कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आता है मोहिनी अट्टम नृत्य। ये क्यों भाई चर्चा में है? मोहिनी अट्टम, नाम से लग रहा है ना मोहिनी मोहित कर लेगी, ऐसा कुछ ना। देखिएगा, केरल कला मंडलम ने मोहिनी अट्टम नृत्य सीखने से संबंधित लड़कों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। किसने? केरल कला मंडलम ने, है ना, लड़कों पर। अब आता है कि मोहिनी अट्टम है क्या? यह केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य सोलो डांस है। कौन? मोहिनी अट्टम। पारंपरिक रूप से यह महिला कलाकारों द्वारा किया जाने वाला सोलो डांस है। महिला पारंपरिक रूप से करती हैं। इसमें नृत्य और गायन के माध्यम से नाट्य की प्रस्तुति की जाती है। ठीक है, इस नृत्य का उल्लेख 1709 में मध्य मंगलम नारायण नंबूतिरी द्वारा लिखित व्यवहार माला और बाद में कवि कुंजन नाम्बियार द्वारा लिखिट घोष यात्रा में मिलता है। ये मन की किताब अगर आपको याद करना हो, किताब याद कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, इतना टफ बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नृत्य के मुख्य विषय ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। नृत्य का मुख्य विषय कौन सा होता है? ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। आमतौर पर भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण इस नृत्य क्या होता है? मुख्य पात्र होते हैं। मोहिनी अट्टम, ध्यान रखिएगा कि भगवान कृष्ण इस नृत्य के मुख्य पात्र होते हैं। विशेषताएं कौन कौन होती हैं? मोहिनी अट्टम के तहत 40 अलग अलग मूल मुद्राएं होती हैं, जिन्हें वेडुवुकल कहा जाता है। ठीक है, बिना किसी अचानक झटके तो उछाल के लालित्यपूर्ण व ढलावदार शारीरिक अभिनय इस नृत्य की मुख्य विशेषता है। ठीक है, मुख की अभिव्यक्तियों व हस्त मुद्राओं को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा? मदलम, मृदंगम, वीणा, कुझितालम या झांझ, इडक्का, ये सब जो है कुछ जो है इसके वाद्य यंत्र हैं। ये भी मन करे आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए रहिए, कोई जरूरी थोड़ा है कि हर चीज़ रट ही लेंगे। उसके बाद एक आता है कौन सा? क्या है? कलारी पयट्टू। कौन सा है? कलारी पयट्टू। ये क्यों चर्चा में था कलारी पयट्टू? पहले देखिए चर्चाओं में क्यों था, ये देखिए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय कलारी पयट्टू महासंघ को क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। इस कदम का उद्देश्य देश में कलारी पयट्टू को क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं कलारी पयट्टू के बारे में। किसके बारे में? कलारी पयट्टू के बारे में। देखिए, इस कला की उत्पत्ति केरल में हुई थी। ठीक है, यह विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कलाओं में से एक है। विश्व की मार्शल आर्ट है कलारी पयट्टू, एक मार्शल आर्ट है, ये क्लियर रही है। यह अपनी ऊंची छलांगों वाली कलाबाजी, आकर्षक चालों और घातक हथियारों के सहायता से इस्तेमाल करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दृष्टिकोण मार्शल आर्ट, आयुर्वेद, योग और ध्यान, इसका दृष्टिकोण होता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कौन होता है? शारीरिक सेहतमंदी, आत्मरक्षा, उपचार और मानसिक अनुशासन।
ठीक है। इसकी दो मुख्य उपशैलियाँ हैं, इसकी दो मुख्य उपशैलियाँ हैं। कौन कौन सी उपशैलियाँ हैं जरा देख लीजिए कि वडक्कन या उत्तरी शैली मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में प्रचलित है। उसको देखा था थेक्कन या दक्षिणी शैली। वडक्कन उत्तरी शैली और थेक्कन दक्षिणी शैली यह मुख्य रूप से त्रावणकोर क्षेत्र में प्रचलित है। इसे 3 अन्य स्वदेशी खेलों के साथ 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया था। अन्य 3 खेल कौन कौन से हैं, मन करे आप जो ध्यान रखिएगा। 3 अन्य खेल कौन कौन से हैं? गतका कहाँ का? पंजाब का है। और थांगता कहाँ का है? मणिपुर का। ये सब पूछा जाता है। गतका कहाँ का? पंजाब का। थांगता कहाँ का? मणिपुर का। और मलखम्ब कहाँ का है? महाराष्ट्र का। मलखम्ब कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। बाकी इमेज ये देखो, लोकेशन में अगर आप देखना हो तो देख लीजिए। स्क्वाय जम्मू और कश्मीर का, ठोडा हिमाचल प्रदेश का, सरिस्सरग मणिपुर का, लाठी खेला बंगाल का, सिलम्बम और कुट्टू वरिसई तमिलनाडु का, मर्दानी खेल महाराष्ट्र का। वैसे थोड़ा सा जो है स्टेट वाइज ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं। अब क्या था? वचन साहित्य, वचन लिटरेचर, वचन साहित्य है ना। इसमें क्या है? वचन साहित्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध फकीरप्पा गुरुबसप्पा हलकट्टी, फकीरप्पा गुरुबसप्पा हलकट्टी को देश में उनकी जयंती पर याद किया है, उनकी जयंती पर याद किया है। ठीक है। अब आता वचन साहित्य के बारे में देख लीजिए। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो बोला गया है। वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो बोला गया है। वचन दरअसल कन्नड़ लयबद्ध रचना का प्रकार है। इसे कन्नड़ कविता के रूप में भी जाना जाता है। किसमें? कन्नड़ कविता के रूप में। साहित्य की इस शैली का उदय 11वीं शताब्दी में हुआ था और 12वीं शताब्दी में यह शरण आंदोलन के तत्व के रूप में फली फूली थी। ठीक है। ज्ञातव्य है कि गुरु बसवन्ना ने कर्नाटक में शरण आंदोलन का नेतृत्व किया था। कौन? गुरु बसवन्ना। नाम सुना होगा, कहीं सुना हो जरूर। शरण आंदोलन सुना तभी काम चल जाएगा उसे। सरल संस्कृति के सिद्धांत कौन कौन से हैं? अरिवु, ज्ञान जागरण। अच्छा, अगर इसमें कोई शब्द उठा लिया, कायक उठा लिया जाए, इसका मतलब क्या है? अब आप सोच रहे हैं कहीं पढ़ाई में कहाँ से मिलेगा। अरिवु मतलब ज्ञान जागृति, आचार मतलब अभ्यास, अनुभव मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, कायक मतलब शारीरिक श्रम के माध्यम से अर्जन, दासोह। अब इससे कहीं दासोह लिखा रहे और आपसे पूछ लिया दासोह का मतलब क्या है तो ध्यान नहीं आएगा, तो यह ध्यान रखिएगा। बिना किसी अहम के जरूरतमंदों को अपनी कमाई का एक हिस्सा क्या करना? दान कर देना, हिस्सा दे देना। ठीक है। कुछ शोधकर्ता 11वीं सदी की मोची संत मदारा चेन्नैया को वचन काव्य का जनक मानते हैं। चेन्नैया पश्चिमी चालुक्यों के शासनकाल के हैं। चेन्नैया कहाँ के संबंध हैं? पश्चिमी चालुक्य। अब ये चेन्नैया के बारे में कौन सुना होगा? या तो बहुत डीप में पढ़ी तो समझ में आएगा। एक है तंजावुर वीणा। कौन सा वीणा? तंजावुर वीणा। इसमें क्या है? कला में अपने योगदान के प्रसिद्ध तमिलनाडु के मंदिरों का शहर तंजावुर अपनी अनूठी वीणा कला के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? वीणा कला के लिए प्रसिद्ध है। वीणा के प्रकार कौन कौन से हैं? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, रुद्र वीणा और विचित्र वीणा। कौन कौन? रुद्र वीणा और विचित्र वीणा। तथा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, सरस्वती वीणा और चित्रा वीणा। सरस्वती वीणा और चित्रा वीणा। उसके बाद एक आता है कौन सा? थोड़ा सा इसी में बचा हुआ है, दो चार लाइन, कि तंजावुर वीणा के प्रकार कौन कौन से हैं। तंजावुर वीणा के प्रकार। तंजावुर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सरस्वती वीणा बनाई जाती है। एकमात्र ऐसा स्थान, मतलब इसके अलावा सरस्वती वीणा कहीं नहीं बनाई जाती है। ये क्लियर रहना चाहिए कि तंजावुर एक ऐसा स्थान है जहां पर सरस्वती वीणा बनाई जाती है। मान्यता अगर देखेंगे तो जीआई टैग प्राप्त करने वाले भारत का पहला संगीत वाद्य यंत्र भी है। कौन सा? सरस्वती वीणा, जिसको आप क्या बोलते हैं? तंजावुर वीणा बोलते हैं। इसको जो है क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ये 2 प्रकार होता है। एक होता है ओट्टू वीणा। कौन सा? ओट्टू वीणा। और एक है एकांत वीणा। ओट्टू वीणा क्या होता है? इसके हिस्से अलग अलग बनाए जाते हैं और फिर उन्हें क्या कहते हैं? जोड़ा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ओट्टू वीणा। एकांत वीणा क्या होता है? लकड़ी की एक ही टुकड़े से बनाई जाती है। एकांत वीणा लकड़ी एक ही टुकड़े बनाई जाएगी। ओट्टू वीणा अलग अलग बनाए जाते हैं और फिर इन्हें क्या कहते हैं? आपस में जोड़ा जाता है। सांस्कृतिक प्रतीक विद्या और कला की देवी सरस्वती वीणा धारण करती हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। शिल्पकारी अगर बात कर लें तो वीणा बनाने के लिए कटहल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। कौन सी लकड़ी? कटहल। कटहल ध्यान रखिएगा।
कटहल की लकड़ी का उपयोग करते हैं। और इसमें 3 मुख्य भाग बनते हैं, कौन कौन? अनुनादक जिसको कुदम बोलते हैं, कुदम, और दंडी और ट्यूनिंग बॉक्स, दंडी और ट्यूनिंग बॉक्स। ये रहे कुछ आपके पॉइंट जो कि ये पूरे चैप्टर में थे। अब इसके बाद क्या शुरू होगा? इसके बाद शुरू होगा सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल, चैप्टर 3, जो कि आज नहीं कल शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।